Good morning, students. Now I start our today's class in subject of geography, and the lockdown extend again. So be aware about corona and maintain social distancing also. And students, we are start our new chapter in another book. The book is Fundamental of Geography, and the chapter name is Human Development. अभी हम लोगों ने इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक में सेम इसी नाम का एक चैप्टर मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा, और ये चैप्टर उस चैप्टर से थोड़ा सा अलग है, इसके कंटेंट अलग है, फीचर्स अलग हैं। तो हम आज इस अलग चैप्टर को, हालांकि नाम सेम है लेकिन बट चैप्टर्स जो है वो डिफरेंट हैं, अलग कंसर्न्स हैं, तो उसको देखेंगे। हमारा चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द बुक नेम फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और एज यू नो, सबसे पहले जो हमारा ये इसमें जो टॉपिक मिल रहा है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, क्या इसमें भेद है, क्या इसमें चीज़ें अलग हैं। तो देखने से या समझने से ऐसा लगेगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, या हो सकता है कि दोनों सेम हो, वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, बट बड़ा ही मेजर अंतर होता है। जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, और डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव होता है। यानी ग्रोथ हमेशा जो होता है वो संख्यात्मक होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो मूल्यात्मक होता है। यानी कि हम ग्रोथ को काउंट कर सकते हैं, वो प्लस और माइनस में जा सकता है। ग्रोथ धनात्मक पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। डेवलपमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है, डेवलपमेंट कभी नकारात्मक नहीं होता है। अगर उसकी वैल्यू ख़त्म होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो विकास है वो ऋणात्मक विकास हो रहा है, वो नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। बल्कि हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा, वो डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाएगा। जबकि जो आप ग्रोथ को देखो तो जो ग्रोथ होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ग्रोथ को हम काउंट कर सकते हैं, ग्रोथ आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेसिक डिफ्रेंशिएशंस हैं। आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल वाइज कि ये क्या है, कैसे हैं। अब हमारे यहाँ जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक सिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक निश्चित टाइमिंग में अगर किसी पर्टिकुलर सिटी का जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से 2 लाख हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये उसका ग्रोथ शो कर रहा है, यानी कि वो सिटी ग्रो कर रही है। और अगर देखिए यहाँ पे जो उस सिटी 1 लाख से 2 लाख पॉपुलेशन हो गया, लेकिन जो सिटीज़ हैं वो एज यूजुअल हैं, सॉरी जो सिटी के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो एज यूजुअल हैं। यानी कि उसकी फैसिलिटीज़ में, उसके आवास में, उसकी मूलभूत संरचनाओं में, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और फैसिलिटीज़ में, ये सारी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि सिटी का ग्रोथ तो हुआ लेकिन सिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल हम बनारस को लेते हैं। अगर हम बनारस को 2018 में देखें, एक एग्जाम्पल के तहत, तो मान लीजिए यहाँ की आबादी 10 लाख थी और फैसिलिटीज़ जो एज इट इज़ थी वो थी, और 2 साल बाद 2020 में यहाँ की आबादी समझ लीजिए कि 15 लाख 16 लाख हो गई, और 2 साल बाद भी जो फैसिलिटीज़ है वो एज इट इज़ है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। तो हम कहेंगे कि बनारस में ग्रोथ हुआ लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब हम इसी तरीके से एग्जांपल लेंगे कि बनारस में 2014 से पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, और 2014 के बाद आज 2020 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जाहिर तौर पे हम कहेंगे कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा चेंजेस आया है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। यहाँ के मूलभूत जो संरचना है वो बदली हैं, जो इनर क्वालिटीज़ एक सिटीज़ की होती हैं उसमें चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो हम ये कहेंगे कि वाराणसी का पॉजिटिव चेंजेस यानी कि डेवलपमेंट हुआ है, वाराणसी के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं, यानी कि वाराणसी का विकास हुआ है। तो ये एग्जाम्पल के तहत आप समझिएगा इसको। 90 के दशक के पहले तक विश्व में ये समझा जाता था कि
किसी देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी ही उसकी इकोनॉमी होगी। और अर्थव्यवस्था के बढ़ने से लोग विकसित होते हैं, ये नहीं हो सकता, ये ऐसा है ही नहीं। जैसे आप अपने देश का आप अपने देश को देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का एक सपना देखा है। हमारी इकोनॉमी विश्व में तीसरे चौथे नंबर की इकोनॉमी है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। लेकिन उसी एवज में हमने अभी पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा कि हमारे यहाँ घोर गरीबी भी है, मानव विकास में बहुत पीछे भी हैं, बेसिक नीड्स हम पूरा नहीं कर पाते। तो ये इस चीज़ को प्रूव करती है कि अगर इकोनॉमी बड़ी है तो ये उस देश के लोगों, जरूरी नहीं कि वो उस देश के लोग भी इकोनॉमिक रूप से सक्षम हो। तो 90 के दशक के पहले तक यही समझा जाता था कि बड़ी इकोनॉमी है तो देश विकसित होगा। लेकिन 80-90 के दशकों में यह कंसर्न चेंज किया गया, यह इस सोच को बदला गया। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है, इसमें 2 अर्थशास्त्रियों का नाम दिया गया है, डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन 2 लोगों का नाम दिया गया है। डॉक्टर हक ने डेवलपमेंट को एक नए तरीके से एक्सप्लेन किया, बताया कि डेवलपमेंट इस क्या होना चाहिए। और वही जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, जो पीछे के सब्जेक्ट में हमने जो पढ़ा, उसी कंसर्न में डेवलपमेंट को डॉक्टर साहब ने बताया, हक साहब ने बताया। उसके पहले देखिए कितनी विडंबना है कि हम जब विकास विकास चिल्लाते हैं तो वो विकास हम सिर्फ ये देखते हैं कि बाहरी वातावरण, बाहर का फिगर कितना बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चेंज हुआ है। हम ये नहीं देखते कि उस विकास के अंदर जो मेन चीज है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, विकास किसके लिए होना चाहिए, डेवलपमेंट किसके लिए होना चाहिए। क्या बड़े बिल्डिंग्स बन जाना ही डेवलपमेंट है? बड़े बड़े मॉल खुल जाना ही डेवलपमेंट है? बड़े बड़े स्कूल्स चलना डेवलपमेंट है? बड़े बड़े क्लब्स होना डेवलपमेंट है? एक आम आदमी, जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास इतने न्यूट्रिशियस फूड नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वो अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जी पाए। आपके डिस्ट्रिक्ट की ये बात है, आपके स्टेट की ये बात है, आपके देश की ये बात है। ऐसे देश के अंदर अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने यही बताया, महबूब उल हक ने यही बताया कि विकास का जो मेन फिगर होना चाहिए वो ह्यूमन होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। हमने कितने मॉल्स बना लिए, हमने कितनी बिल्डिंग्स बना ली, फ्लाईओवर बना लिया, कितने रोड बना लिए, इससे हम विकास को नाप सकते हैं। हमने रिंग रोड्स बना लिए, ये विकास का पैमाना होना चाहिए। बल्कि हमारे देश में कितने स्वस्थ मनुष्य हैं, कितने एजुकेटेड पीपल हैं, कितने लिटरेट पर्सन हैं, कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं। विकास का पैमाना ये होना चाहिए, डेवलपमेंट का पैमाना ये होना चाहिए। लेकिन देखिए अमेरिकन हेजेमनी जो अभी हमने पढ़ा, अमेरिकन हेजेमनी का ऐसा कैरेक्टर बना, ऐसी सोच बनी, जिसमें हमने ये देखा कि नहीं, स्ट्रक्चर बिग होना चाहिए, फ्राइड राइस होना चाहिए, फ्राइड चिकन होना चाहिए, भले हम उसको डाइजेस्ट कर पाए कि नहीं पाए। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास KFC का बकेट होना चाहिए जिसमें फ्राइड चिकन हो। और एक तरफ आप ही के मोहल्ले का एक लड़का है जो शाम को उसके घर में खाने को चावल नहीं है, रोटी नहीं है, दाल नहीं है, हम कहेंगे कि अरे यार वो तो गरीब है या सक्षम नहीं है, उसकी अपनी पॉसिबिलिटीज होगी, उसके अपने प्रॉब्लम्स होंगे। हाँ, बहुत करेंगे तो जाएंगे मोबाइल लेकर के उसको राशन देंगे और फोटो खींच करके दुनिया को दिखाएंगे कि देखो मैं कितना अच्छा दिल वाला हूँ, मैं दान दे रहा हूँ। इट इज़ नॉट। आप अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये कंप्लीटली ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें और उसको अपने जीवन में उतारें, वरना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपके पीछे भी कई लोग पढ़ के गए होंगे इसको, और अगर चीज़ें आज नहीं बदली हैं तो इट मीन्स कि अभी आवश्यक है कि आप थोड़ा सा बदलाव लाइए, यानी कि इन चीज़ों को अपने में उतारिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा होना चाहिए कि मनुष्यों तक विकास पहुंचे, और ये विकास स्थिर नहीं है बल्कि चेंजेबल है। पीपल्स के पास चॉइस हो, वो चॉइस कैसे हो, वो चॉइस क्या हो, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। वो चॉइस ऐसे हो कि एक मीनिंगफुल लाइफ को वो जी सके, एक मनुष्य एक सार्थक जीवन को जी सके। ऐसे चॉइस, इतने चॉइस उसको मिलने चाहिए ताकि
वो पूरी तरीके से, पूरे ताकत से, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी सक्षमता के साथ, पूरे स्किल के साथ, क्योंकि ये जिम्मेदारी समाज की ही है, मनुष्य को उसके स्किल्स को देना, उसके हेल्थ को देना नेचर का है, नेचर का है, समाज का है। क्योंकि सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसके स्किल्स का डेवलपमेंट हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, समाज इतने उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए कि वो एक मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल हेल्थ कैसे आएगा, अभी मैंने डिस्कस किया, बेटर न्यूट्रिशियस फूड्स उसको मिले। ऐसा नहीं हो कि सारी अच्छी चीज़ों का उपभोग हम ही कर लें क्योंकि हमारे पास पैसा है, और समाज में उन लोगों के पास, उनके पास कमी हो जाए, स्कैर्सिटी हो जाए, वो उन चीज़ों को खरीद ही ना पाए, या हम इतना महंगा कर दें कि उनके बजट में ही ना आए। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि समाज रिस्पॉन्सिबल है, समाज को भी इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और इन सारी चीज़ों को वो जब अडॉप्ट कर ले तो समाज में पार्टिसिपेट कर सके, वो समाज में प्रतिभाग ले सके। तो इस तरीके से एक लंबा मीनिंगफुल लाइफ वो जिए, एजुकेशन प्राप्त कर सके, नॉलेज प्राप्त कर सके कि वो जीवन, वो धरती पे वो इस समाज में, इस समाज को क्या दे, इस समाज से क्या ले, ये जानकारी उसको होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों के पास ये सारी चीज़ें आप तक कैसे पहुंचेंगी? रिसोर्सेज के माध्यम से। अब रिसोर्सेज, अब देखिए, इसीलिए विकास के इंडिकेटर्स को चेंज किया गया। वो इंडिकेटर्स होगा कि रिसोर्सेज तक पहुंच, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों तक अगर ये चीज़ें मनुष्य तक पहुंच रही हैं, मनुष्य इन चीज़ों तक पहुंच रहा है, तो फिर वो विकसित माना जाए, डेवलप्ड माना जाए। तो ये इन इंडिकेटर्स के बिहाफ पे अब ह्यूमन डेवलपमेंट को चेक किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को, इन इंडिकेटर्स के माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है कि इस देश में इस इतने लेवल तक मनुष्य विकसित हो चुके हैं। अब चॉइसेस पे बात करें तो लोगों, आज अभी हम अपने देश में देखें या कहीं भी देखें तो चॉइसेस उनके बड़े सीमित होते हैं। हम आप देख लीजिए, हमारे पास चॉइसेस सीमित हैं। एक मिडिल फैमिली के बारे में अगर बात करें, अगर वो पैसे से सक्षम नहीं है तो फिर वो डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए, MBBS वगैरह के लिए, एक तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, हम उसकी, वो तो एक प्रियोरिटी है, हम उसको नहीं देखेंगे। एक नॉलेजेबल होने के बाद भी, सक्षम होने के बाद भी, अगर उस स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है तो वो डॉक्टर, वो उसके अंदर संभावना है बनने का, फिर भी नहीं बन सकता। यानी कि यहाँ चॉइसेस लिमिटेड हुई ना, विकल्प सीमित हुए ना। इंजीनियरिंग बहुत अच्छा मैथ में है, लेकिन वही दिक्कत है कि वो कोचिंग के पैसे नहीं दे सकता, इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस नहीं दे सकता, तो ये विकल्पहीनता हुआ, यानी कि उसके पास चॉइसेस लिमिटेड हुए। तो इन तरीकों से, इन वजहों से ह्यूमन डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। इसी तरीके से स्वास्थ्य जीवन को ले लीजिए, अगर बहुत एक तरीके से मिडिल फैमिली का नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं हैं, या इतने पैसे भी नहीं है कि वो अच्छे न्यूट्रिशियस फूड को खरीद सके, तो वो एक दीर्घ और लंबा जीवन नहीं जी सकता। वुमेन्स को ले लीजिए, अभी हमारे समाज में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहले चूँकि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वो बैकवर्ड थी हमारे यहाँ जो वुमेन्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन उनको प्रोवाइड नहीं करवाया। आज से 20 साल 30 साल पहले देखिए तो वुमेन्स एजुकेशन को लेकर के भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, उनको पीछे रखा जाता था। तो ये भी एक तरीके से चॉइस का लिमिटेशंस हुआ। तो इस तरीके से हम विकल्पहीनता को समझ पाएंगे, चॉइस लिमिटेशंस को समझ पाएंगे, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को, मानव विकास को इन्फ्लुएंस करता है।